Hello, students of Padma Coaching Classes. Welcome to another video lecture session of OCM. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन. आई एम योर प्रोफेसर एडवोकेट जगदीश लबरे पाटिल. दोस्तों, मैंने अभी तक आपको OCM में प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट पढ़ा है. उसके बाद हमने फीचर्स दैट इज नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा. उसके बाद हमने ग्रेट मैनेजमेंट थिंकर FW टेलर के बारे में, मतलब उन्होंने जो प्रिंसिपल्स हमें बताए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के, उसके बारे में हमने पढ़ा. आज हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेक्निक्स के बारे में पढ़ने वाले दोस्तों, क्योंकि कल के लेक्चर में मैं हमेशा बात कर रहा था कि FW टेलर ने ये टेक्निक्स फॉलो करने के लिए बोला है, FW टेलर ने मैनेजमेंट के साइंटिफिक मेथड्स फॉलो करने के लिए बोला है. तो आपके मन में ये सवाल आया होगा कि सर वो कौन से टेक्निक्स है, कौन से मेथड्स है जो FW टेलर ने बताया है. तो दोस्तों, वही टेक्निक्स हम हमारे आज के इस क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं. ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. तो दोस्तों, FW टेलर ने क्लियर कट बोला है कि अगर आप चाहते हो कि आपका काम अच्छे से हो, अगर आप चाहते हो कि आप आपके एम्प्लॉयज से अच्छी तरीके से काम करवा के लो, बिकॉज आपको तो पता है मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स. काम करवा के लेना है तो क्या करना पड़ेगा? तो FW टेलर बोलते हैं ये टेक्निक्स को फॉलो करना पड़ेगा. ओके, तो इस वीडियो में हम उन्हीं टेक्निक्स के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों. तो चलिए शुरू करते हैं हमारे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. हमारा पहला टेक्निक है वर्क स्टडी. दोस्तों, FW टेलर क्या बोलते हैं कि अगर आप चाहते हो कि मैनेजमेंट का काम आपका अच्छे से होना चाहिए, तो सबसे पहले आपको जो टेक्निक फॉलो करनी पड़ेगी वो है वर्क स्टडी. काम को स्टडी करो. जो भी काम है, जो भी काम आप असाइन करने वाले हो या जो भी आपका टास्क है, उसके बारे में पहले डिटेल स्टडी करो. क्योंकि बिना स्टडी किए अगर हम कोई भी काम करने जाएंगे तो उसमें गारंटी नहीं दोस्तों हम 100% सक्सेसफुल हो सकते. मे बी हम 80% सक्सेस हो सकते हैं, मे बी 50%, या मे बी फेल्यूर आ सकता है. इसके लिए दोस्तों FW टेलर ने ये टेक्निक हमें यूज करने के लिए कहा है. टेक्निक का नाम है वर्क स्टडी. कोई भी काम शुरू करने से पहले उस काम के ऊपर पहले डिटेल में स्टडी करो. जैसे यहां पर उन्होंने लिखा है, पहले के वीडियोस में हमने यहां पर सिर्फ पॉइंट स्क्रीन पर आपको दिखाए थे. आज ये क्वेश्चन में हमने आपको एक्सप्लेनेशन के भी कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो भी हमने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ सके दोस्तों. तो यहां पर देखो उन्होंने दिया है, बिफोर असाइनिंग द वर्क टू द अवेलेबल वर्कफोर्स, प्रॉपर वर्क स्टडी शुड बी डन बाय द मैनेजमेंट. प्रॉपर वर्क स्टडी चाहिए. प्रॉपर वर्क स्टडी अगर नहीं रहेगी तो हमारा काम सक्सेसफुल नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो, आप HSC का एग्जाम अभी देने वाले हो दिस ईयर, क्या बिना स्टडी किए क्या आप एग्जाम लिख सकते हो? एग्जाम हॉल में जाकर आप बैठे बिना स्टडी किए, आपने सिर्फ भगवान का खतरनाक पूजा किया, एकदम फुल एकदम प्रसाद विसाद चढ़ाया, हवन विवन करके आप फुल एग्जाम हॉल में जाके बैठे हो, फुल मंत्र विंत्र मार के, उधर भी जाके एकदम खतरनाक मंत्र विंत्र बोला क्वेश्चन पेपर देख के, और उसके बाद आपने पेपर लिखना शुरू किया. क्या आप अच्छे से एग्जाम लिख सकते हो बिना स्टडी किए? बिल्कुल भी नहीं. क्यों? क्योंकि हमने स्टडी नहीं की है. तो हमें जितने परसेंटेज चाहिए, क्या उतने परसेंटेज आ सकते हैं दोस्तों? नहीं. इसीलिए कोई भी काम वो एग्जाम में क्यों ना हो, कोई भी काम करने से पहले उसका स्टडी बहुत जरूरी है. इसके लिए हेनरी फ्लोर बोलते हैं कि आप कोई भी काम शुरू करने से पहले या अपने एम्प्लॉयज को वो काम देने से पहले उसका स्टडी करना बहुत जरूरी है. वर्क स्टडी करना बहुत जरूरी है. ओके, उसके बाद उन्होंने बताया वर्क स्टडी कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइज, सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल असेसमेंट. अच्छी तरीके से सिस्टमैटिक उसका स्टडी करना बहुत जरूरी है. ओके, यहां पर एक वर्ड है दोस्तों, क्रिटिकल असेसमेंट.
मतलब सिर्फ मैं उसमें अच्छा ये नहीं ढूंढूंगा कि भाई ये काम करने से इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस है क्या, उसके बारे में भी मैं स्टडी करूंगा, या ये हार्मफुल तो नहीं होगा। जैसे चांद पर जाने से पहले, इंसान को चांद पर भेजने से पहले, जब मून पे इंसान गया उससे पहले एनिमल्स को भेजा गया। क्यों? ताकि अगर मैं डायरेक्ट इंसान को भेजूं और इंसान को कुछ प्रॉब्लम हो गया तो, हजार्ड हो गया तो, तकलीफ हो गया तो, इसके लिए पहले एनिमल्स को भेजा गया। जैसे आजकल दुनिया में, पूरी दुनिया कोरोना की दवाई ढूंढने में लगी और कोशिश जारी है और ढूंढ भी लेंगे, लेकिन उसको ढूंढने के बाद पहले उसका एक्सपेरिमेंट करके देखा जाएगा, उसके ऊपर डिटेल स्टडी किया जाएगा, ना कि बस डायरेक्ट इंसान को पकड़ा, ये लिखा दवाई, ओके। लेकिन अगर उसका एडवर्स इफेक्ट उस इंसान के ऊपर हुआ तो इसके लिए इसका स्टडी करना बहुत जरूरी है दोस्तों, ओके। तो एफडब्ल्यू टेलर भी वही बोलते हैं कि कोई भी काम हो उसको असाइन करने से पहले आपको उसके बारे में डिटेल स्टडी करना बहुत जरूरी है, ओके। उसके ऊपर क्रिटिकल असेसमेंट करना बहुत जरूरी है। और ये जो हमारा वर्क स्टडी है दोस्तों, ये बेस है, ओके, ये 4 टेक्निक्स के ऊपर, ये 4 चीजों का स्टडी होना चाहिए तो हमारा वर्क स्टडी एकदम प्रॉपर होगा। वो कौन सी 4 चीजें? तो वो है पहला टाइम स्टडी, दूसरा मोशन स्टडी, थर्ड मेथड स्टडी एंड डी फटीग स्टडी। समझ में आ रहा है दोस्तों? अभी हम इन चारों को 1 बाय 1 डिटेल में देखेंगे। समझ में आ रहा है? ओके। तो वर्क स्टडी में जो पहला मेथड है वो है टाइम स्टडी, ओके। फिर से एक बार मैं आपको बता दूं, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ओके। उसमें हमने शुरू किया था पहला टेक्निक, दैट इज वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में ये 4 चीजों के बारे में हमें स्टडी करना है। पहला है टाइम स्टडी, दूसरा है मोशन स्टडी, थर्ड इज मेथड स्टडी एंड फोर्थ इज फटीग स्टडी। और उसमें हम लोग अभी फर्स्ट देखते हैं, वो है टाइम स्टडी। तो दोस्तों एफडब्ल्यू टेलर क्या बोलते हैं कि कोई भी काम जब आप अपने एम्प्लॉय को असाइन करते हो उसमें कितना टाइम लगने वाला है इसका पहले स्टडी करो। क्यों? क्योंकि अगर हमने हमारा टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम नहीं रखा तो एम्प्लॉय अगर ज्यादा टाइम लेता है उस काम को करने के लिए तो हमारा कॉस्ट बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई काम अगर एक दिन में कंप्लीट होना चाहिए, उसको अगर 2 दिन लग गए तो सोचो दोस्तों, एक दिन का वेजेस, एक दिन का सैलरी हमारा एक्स्ट्रा चला जाएगा। मतलब हमारा कॉस्ट क्या होगा? बढ़ेगा। एफडब्ल्यू टेलर क्या बोलते हैं कि जितना हो सके आपको अपना कॉस्ट को सेविंग करना है, तभी तो प्रॉफिट होगा ना दोस्तों, तभी तो प्रॉफिट होगा ना। इसके लिए हमें टाइम का स्टडी करना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्जाम हॉल में जाके बैठते हो, बराबर, एग्जामिनर आपको ऐसा बोलता है, बेटा 3 घंटा नहीं, जब तक मन करे तब तक लिखो, पूरा जिंदगी भर लिखो, ऐसा बोलता है। या घर से कोई आपको लेने के लिए नहीं आता है तब तक बोर्ड एग्जाम का पेपर लिखो, ऐसे बोलते हैं दोस्तों, ऐसे बोलते हैं नहीं ना। पर्टिकुलर टाइम होता है 3 घंटे, 3 घंटे में 3 आवर्स में हमें पूरा पेपर फिनिश करना पड़ता है, बराबर। जैसे ही 3 घंटे की बेल होती है एग्जामिनर आके फटाफट हमारा पेपर लेके चले जाते हैं। हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं, सर प्लीज एक ऑब्जेक्टिव, सर प्लीज थोड़ा सा लिखना है बस, लेकिन क्या वो हमारा सुनते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि बोर्ड ने बोला है, एचएससी बोर्ड ने बोला है ये काम के लिए 3 घंटे इनफ है। उसी तरह दोस्तों, उसी तरह एफडब्ल्यू टेलर ने बोला है कि कोई भी काम करने से पहले स्टडी ऑफ टाइम बहुत जरूरी है। अगर टाइम का स्टडी नहीं करेंगे तो हमारा कॉस्ट जो है वो बढ़ेगा दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल कोई वर्कर एक दिन का काम एक दिन में ही खत्म कर रहा है, ओके, और एक वर्कर है वो उसी काम के लिए 2 दिन ले रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा ना, उसके बेसिस पे उसका सैलरी डिसाइड करूंगा। जो 2 दिन का काम को एक ही दिन में खत्म कर रहा है उसका सैलरी 1000 रुपीज पर, मतलब उसका वेजेस एक दिन का मैं रेट डिसाइड करूंगा 1000 रुपीज। लेकिन अगर कोई एक दिन का काम जानबूझ के 2 दिन पे लेके जा रहा है तो उसका एक दिन का वेज का रेट मैं करूंगा 500। क्यों ये मैं कर सका? ओनली बिकॉज ऑफ टाइम स्टडी। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, अगर आप इसको फॉलो करोगे आपके बिजनेस में तो डेफिनेटली आपके बिजनेस को इसका बहुत बहुत बेनिफिट होगा।
तो थोड़ा सा इसको हम डिटेल में देखते हैं। ओके, यहां पर देखो पहले लाइन में दिया है, दिस टेक्निक हेल्प्स अ मैनेजर टू कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब। इस टेक्निक से हमें पता चलता है कि ये काम करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए, या एक्चुअली मैनेजर को पता नहीं रहेगा दोस्तों कि ये काम करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए, तो वर्कर तो इसका फायदा उठाएगा ना, बोलेगा मैनेजर को पता ही नहीं कि ये काम करने के लिए कितना टाइम लगता है, बराबर, तो वो उसको एक्स्ट्रा टाइम लेगा, फिर हमारा कॉस्ट बढ़ेगा दोस्तों। इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि ये काम करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है। समझ में आ रहा है? उसके बाद सेकेंड लाइन में दिया है, ही कैन टेक द डिसीजन अबाउट द प्रोडक्शन कंप्लीशन ऑन एन एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक। मतलब कितना काम कंप्लीट होना चाहिए वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ये हम डिसाइड करके दे सकते हैं हमारे एम्प्लॉय। द टाइम स्टडी इज बेस्ड ऑन द स्पीड ऑफ एवरेज वर्कर। एवरेज वर्कर के मतलब फॉर एग्जांपल एक वर्कर है, एवरेज वर्कर, उसका टाइम, वो उस काम को करने के लिए कितना टाइम लेता है उतना ही टाइम सबको लगना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट 3 घंटे में अगर पेपर कंप्लीट कर रहा है, इसका मतलब बाकी स्टूडेंट्स को भी उतना ही टाइम लगना चाहिए, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, बराबर है दोस्तों। नेक्स्ट, एवरी पार्ट of the total work is studied in detail and the time required to perform that job is calculated। कितना टाइम लगता है उस काम को करने के लिए, उसको कैलकुलेट करो और सब एम्प्लॉइज को समझा दो कि मुझे आज इतना काम होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल अगर कोलगेट कंपनी, ओके, वो कोलगेट का जो उसका ट्यूब होता है, बराबर, उसके अंदर वो पेस्ट भरता है, तो फॉर एग्जांपल हमें दिन में 100 वो ट्यूब बनकर रेडी चाहिए हर एक वर्कर से, बराबर, तो मैं सीधा बोलूंगा कि आज ये एक दिन में 100 ट्यूब्स मुझे रेडी चाहिए और होते हैं, तो जिसने 100 ट्यूब रेडी किया उसको मैं एक दिन का 1000 रुपीज दूंगा, और जिसने नहीं किया, उससे कम किया, उसको मैं वैसे कैलकुलेशन करके कम सैलरी दूंगा एक दिन की। तो इससे क्या होगा दोस्तों, मेरा कॉस्ट कम होगा। यहां पर देखो लास्ट लाइन में लिखा है दोस्तों, लास्ट लाइन में लिखा है, ओके, दिस enables the managers to ascertain the standard time taken to complete a specific job. It is useful to measure the efficiency of an employee and to control the cost of the work. एफिशिएंट वर्कर, जो वो काम एक दिन में फिनिश कर रहा है, ओके, जिसका एफिशिएंसी हाई है, उसको मैं अच्छा सैलरी दूंगा, बराबर, और जो वो काम उस पर्टिकुलर टाइम स्पैन में कंप्लीट नहीं कर रहा है, उसको मैं उतना सैलरी नहीं दूंगा जितना मैं एवरेज वर्कर को दूंगा। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? ओके, एक बार फिर से देखो, शॉर्टकट में बताता हूं। टाइम स्टडी, टाइम स्टडी मतलब काम को कितना टाइम लगने वाला है उसके बारे में स्टडी करो और सारे एम्प्लॉयज को बताओ कि ये काम इतने टाइम में होना चाहिए। ओके, इससे क्या होगा दोस्तों, इससे हमारा कॉस्ट बचेगा और हमें पता चलेगा हमारे वर्कर्स का एफिशिएंसी कितनी। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट पार्ट है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी मतलब क्या दोस्तों, तो मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉयज, उसका स्टडी करो। काम करते वक्त एम्प्लॉय जो मूवमेंट्स करता है, क्योंकि वो मूवमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है उसका एफिशिएंसी। कभी कभी क्या होता है ना, एम्प्लॉय अनवांटेड मूवमेंट्स करता है काम करते वक्त, तो वो अननेसेसरी मूवमेंट्स को है ना, हम ये मोशन स्टडी से कम कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते। से फॉर एग्जांपल अगर मेरा फैक्ट्री जो है वो 3 फ्लोर का है और 3rd फ्लोर पे जो मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ओके, और मेरा जो रॉ मटेरियल है, जो मशीन में मुझे रॉ मटेरियल लगता है, वो रॉ मटेरियल है नीचे ग्राउंड फ्लोर। तो एम्प्लॉय नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जाता है, फिर रॉ मटेरियल लेके आता है, फिर मशीन में डालता है, फिर प्रोडक्शन करता है, फिर ग्राउंड फ्लोर पे जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर प्रोडक्शन करता है। तो इसमें क्या होता है ना दोस्तों, वो बार बार नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, इससे उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, उसका एनर्जी ज्यादा वेस्ट हो रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा ना दोस्तों, ये जो अनवांटेड मूवमेंट है, अननेसेसरी मूवमेंट है, इसको मैं कम करूंगा। कैसे? मैंने क्या किया, 3rd फ्लोर पे एक अलग से रूम बनाया जिसमें मैं रॉ मटेरियल पहले से स्टॉक करके रखा। तो अभी क्या हो रहा है दोस्तों, मेरा जो एम्प्लॉय है वो रॉ मटेरियल 3rd फ्लोर से ही लेके आ रहा है, मशीन में डाल रहा है, अपना काम कर रहा है। उसका जो टाइम पहले एक्स्ट्रा लगता था उसको नीचे जाने के लिए, उसका जो अनवांटेड मूवमेंट्स हो रहा था, उसका जो एक्स्ट्रा एनर्जी जा रहा था, वो अभी नहीं लग रहा है दोस्तों। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? ओके, मतलब बोलने की कोशिश क्या करना हो कि जब भी एम्प्लॉय काम करता है, जब भी एम्प्लॉय हमारे डिपार्टमेंट में काम कर रहा होता है, तो कुछ मूवमेंट्स वो करता है। मूवमेंट जरूरी है, बिना मूवमेंट के तो काम हो नहीं सकते।
लेकिन कुछ अनवांटेड मूवमेंट्स होते हैं, अननेसेसरी मूवमेंट्स होते हैं, ओके, जिसके वजह से एम्प्लॉय की एनर्जी ज्यादा वेस्ट होती है, उसका हमारे कंपनी के लिए कुछ यूज भी नहीं। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो वो मेरे एम्प्लॉय के एनर्जी को सेव करने के लिए मैं जो अनवांटेड मूवमेंट्स है उसको स्टडी करूंगा और जो अनवांटेड मूवमेंट्स है उसको मैं एलिमिनेट करूंगा, कम करूंगा। इससे क्या होगा, मेरे कंपनी के एम्प्लॉय की एनर्जी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी और वो बहुत अच्छे से काम करेगा। दोस्तों देखो यहां पर उन्होंने एक्सप्लेन किया है, while completing a particular task, okay, while completing a particular task, ये जो मोशन स्टडी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि this technique can be used by the manager to eliminate the unnecessary motions for doing the job। जो अनवांटेड जो बॉडी मूवमेंट्स है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते, निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों? अंडरस्टूड? ओके। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर बताया कि मोशन टेक्निक इज यूज्ड to know whether some elements of job can be eliminated or their sequence can be changed for smooth flow of task। अगर मोशन स्टडी हम लोग करेंगे तो उससे हमें पता चलता है कि कौन सी मूवमेंट को हमें कट करना चाहिए या मैं उसको कोई अलग सीक्वेंस में रखूं जिससे एम्प्लॉय को काम करना और इजी हो, उसका एनर्जी और बढ़े। मोशन स्टडी इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉय। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारे कंपनी के एम्प्लॉय के, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बात की है, अनवांटेड मूवमेंट्स अगर मैं कम कर रहा हूं, ओके, इससे उसका मेहनत बच रहा है, उससे उसका टाइम भी बच रहा है। अनवांटेड, जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया, अभी उसको नीचे जाने की जरूरत नहीं, वो थर्ड फ्लोर से रॉ मटेरियल लेके आ रहा है और हमारे मशीन्स में डाल के अपना प्रोडक्शन कर रहा है। इससे उसका टाइम भी बच रहा है, एनर्जी बच रहा है। तो इसके वजह से क्या होगा दोस्तों, उसका है ना एफिशिएंसी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बढ़ेगा तो और अच्छे से काम करेगा, तो प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा और इसका फायदा, इसका बेनिफिट हमारी कंपनी के लिए होगा। दैट्स व्हाई ये जो पॉइंट है मोशन स्टडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। काम के वक्त ये मोशन स्टडी होना बहुत जरूरी है, जिससे हम लोग अनवांटेड मूवमेंट्स को हटा सके और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उसको और बढ़ा सके। समझ में आ रहा है? इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज मेथड स्टडी। कोई भी काम करना हो ना दोस्तों, तो काम को करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। अभी बहुत सारे मेथड में से मुझे कोई एक मेथड को चुनना होता है। अभी वो जो एक मेथड में चुनूंगा वो कैसी होनी चाहिए दोस्तों, तो उससे मुझे बेस्ट क्वालिटी मिलनी चाहिए, मेरा कॉस्ट बचना चाहिए। ओके, देन उसके बाद उस मेथड को चुनना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैंने सही मेथड चुनी, ओके, तो मेरा पैसा बचेगा, मेरा काम जल्दी होगा, मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा दोस्तों। और जो मुझे रिजल्ट चाहिए ना, जो मुझे रिजल्ट चाहिए, जो मेरे डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स है मेरे, वो कंप्लीट हो जाएंगे अगर मेरा मेथड सही हुआ। तो वही एफडब्ल्यू टेलर बोलते हैं कि काम करते वक्त बहुत सारे मेथड होते हैं उस काम को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन सही मेथड को चुनो जिससे आपका टाइम बचे, पैसा बचे, एफिशिएंसी बढ़े। ऐसे मेथड को चुनना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूं, लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में उसी में आपको सोल ट्रेडिंग कंसर्न था, बराबर। उसमें सोल ट्रेडिंग कंसर्न का डेफिनेशन था, सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज अ टाइप ऑफ बिजनेस वेयर वन पर्सन is solely own, control and manage all business activities। अब ये डेफिनेशन में बोलूं आपको बाय करो तो आपको टाइम लगेगा। अरे यार, कान में उंगली डाल के एकदम खतरनाक बाहर करने की कोशिश किया, लेकिन हो ही नहीं रहा है ऐसे। ओके, अभी बहुत सारे मेथड है डेफिनेशन बाहर करने की, लेकिन मैंने आपको मेथड बताया कि एक काम करो, डेफिनेशन को सॉन्ग्स में कन्वर्ट करो। अपने से सॉन्ग में कैसे डेफिनेशन कन्वर्ट कर सकते हैं, ये तो हमने करके दिखाया। सॉन्ग्स में हमने उसको कन्वर्ट किया कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज अ टाइप ऑफ बिजनेस वेयर वन पर्सन इज सोली ओन, कंट्रोल एंड मैनेज ऑल बिजनेस एक्टिविटीज। तो ये सॉन्ग हमने तैयार किया और आप सब ने उसको अच्छी तरीके से गाया भी और आप सबका बाय हार्ट भी हुआ। तो ये एक मेथड था, बराबर। म्हणजे आप बोर भी नहीं हुए, डेफिनेशन में आपने बात किया, रास्ते से जाते जाते आप बोलने लग गए डेफिनेशन, मतलब पढ़ाई का पढ़ाई भी हो रहा था, सॉन्ग का सॉन्ग भी हो रहा था, बराबर। हर कोई जो भी देख रहा था, मैं रास्ते से जाते वक्त किस सॉन्ग बोलता था, सोल ट्रेडिंग कंसर्न। सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज अ टाइप ऑफ बिजनेस वेयर वन पर्सन इज सोली ओन, कंट्रोल एंड मैनेज ऑल बिजनेस एक्टिविटीज। मतलब क्या हुआ, हमारा टाइम बचा, हमें पढ़ने के लिए अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि हमने डेफिनेशन को सॉन्ग में कन्वर्ट किया और हमने सॉन्ग की तरह उसको गाया, हमने उसको एंजॉय किया।
बराबर दोस्तों। तो FW टेलर भी वही बोलते हैं कि आप कोई भी काम करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन आप सही मेथड चुनो। सही मेथड अगर आप चुनोगे तो इससे क्या होगा दोस्तों, ओके, इससे होगा इट हेल्प्स टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ टाइम। हमारा रॉ मटेरियल बचेगा, हमारा टाइम बचेगा। समझ में आ रहा है बच्चे? यस और नो? एंड इंप्रूविंग द यूटिलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज एज पर प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। मतलब मेरा जो स्टार्टिंग का मैंने जैसे डिसाइड किया था वैसे मेरा काम कंप्लीट होगा दोस्तों। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? ओके। तो ये जो है ये मेथड हमको बहुत यूजफुल है फॉर हैंडलिंग द रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्पेक्शन, स्टोरेज। इसके लिए हमें मेथड बहुत काम आएगी दोस्तों। सो ये टेक्निक अगर हमने फॉलो करेंगे तो हमारा काम बहुत अच्छे से होगा दोस्तों, हमारा टाइम बचेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स बताए। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? उसके बाद है दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फटीग स्टडी। दोस्तों काम है तो इंसान थकता है, बराबर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लेक्चर ले रहा हूं तो हम भी थकते हैं दोस्तों, बराबर। आप भी थकते होंगे। 1 घंटे का लेक्चर आप जब बैठते हो, ओके, खतरनाक लेक्चर में थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ाते जा रहा है, बिना किसी को हिलने भी नहीं दे रहा हूं मैं, एकदम सब मेरे पास देखते रहना चाहिए, कोई भी इधर उधर नहीं देखेगा, सब मेरे पास सुनेगा, मेरा लेक्चर सुनेगा। थोड़ा जरा नजर हटी, दुर्घटना घटी। यस और नो? मतलब मैं आपको बाहर निकाल दूंगा, पनिशमेंट दूंगा, पेरेंट्स को फोन करूंगा। ऐसे में अगर आपको धमका रहा हूं पूरा 1 घंटा, आपको अगर मैं बिठा रहा हूं, मेरे पास ही कंसंट्रेशन करके आपको मैं बोल रहा हूं कि नहीं सुनना ही पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? आपको हालत एकदम खतरनाक खराब हो जाएगी और आपको खतरनाक चक्कर आएगी, बराबर दोस्तों। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूंगा, हर 15 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद एक खतरनाक ब्रेक दिया मैंने आपको, 1 मिनट का। मैंने बोला 20 मिनट खत्म, 1 मिनट का खतरनाक ब्रेक। तो 1 मिनट में आपको तो आदत है खतरनाक दोस्तों से बात करने की, फटाफट दोस्तों से बात किया, और कैसा है दोस्त, अच्छा लगा थोड़ा, ओके। 1 मिनट के बाद वापस लेक्चर शुरू किया, वापस 20 मिनट के बाद चक्कर आने वाला था, उतने में मैंने आपको एक ब्रेक दे दिया, बराबर। ब्रेक दे दिया, थोड़ा आपको और अच्छा लगा। फिर जैसे 20 मिनट और खत्म हो गए, फिर मैंने बोला लेक्चर ही खत्म हो गया। लेकिन अगर मैं आपको ब्रेक नहीं दूं, ओके, समझ में आ रहा है बच्चे, और मैंने बोला 1 घंटे के बाद मैं और 1 घंटा कंटिन्यूस पढ़ाने वाला हूं, तो आप सब चिल्लाओगे, बोलेंगे सर बच्चे की जान लोगे क्या? ओके, ऐसा आपने क्यों बोला? क्योंकि आप थक गए। क्योंकि कंटिन्यूस काम जब इंसान करता है ना दोस्तों तो थक जाता है। समझ में आ रहा है? और इंसान अगर थक गया ना, और उसके बाद भी अगर आपने उसको बोला कि आप काम करो, तो क्या होगा दोस्तों? रिजल्ट नहीं आएगा। काम तो कर रहा है, मेरा पैसा वेस्टेज हो रहा है उसके पीछे, मुझे सैलरी तो देना पड़ेगी, लेकिन फायदा क्या? जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ड्राइव करते हैं, बराबर। 1 घंटा ड्राइव किया, 2 घंटा ड्राइव किया, 3 घंटा ड्राइव किया, 4 घंटा ड्राइव किया, 5 घंटा ड्राइव किया, उसके बाद इंसान थक जाता है दोस्तों। एक कैपेसिटी होती है ह्यूमन बॉडी की काम करने की, समझ में आ रहा है? उसके बाद इंसान थक जाता है। उसके बाद 2 लोग अगर रहेंगे तो दूसरा ड्राइवर सीट पे बैठना चाहिए। अगर वही इंसान ड्राइविंग करेगा ना दोस्तों, उसकी आंख लगेगी, और आंख अगर लग गई ड्राइविंग करते वक्त तो क्या होगा, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। सिमिलरली FW टेलर भी वही बोलते हैं कि वर्क स्टडी करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फटीग स्टडी। अपना एम्प्लॉय काम करते वक्त कंटिन्यूस उसको काम मत दो, उसको बीच में ब्रेक दो, नाश्ता करने के लिए टाइम दो, स्नैक्स खाने के लिए उसको टाइम दो, खाना खाने के लिए उसको टाइम दो, टी ब्रेक दो, ताकि एम्प्लॉय ऑलवेज फ्रेश रहे, एनर्जेटिक रहे। उसके अंदर बोलता है ऑलवेज एनर्जी होना चाहिए। तो कैसे रहेगा? उसको रेस्ट आवर्स मिलने चाहिए, उसको काम के बीच में ब्रेक मिलना चाहिए। जनरली लॉन्ग वर्किंग आवर्स विदाउट सफिशिएंट ब्रेक्स, टारगेट प्रेशर, heavy working tools and proper working condition result into physical and mental stress। इंसान टेंशन में चला जाता है। उसके बाद इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? तो हेल्थ के ऊपर होता है, इससे एम्प्लॉय की एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो इसके लिए ना हमें स्टेप्स लेने चाहिए टू रिड्यूस द लेवल ऑफ फटीग ऑफ आवर एम्प्लॉय। ये बोलते हैं क्योंकि अगर मैं मेरे एम्प्लॉय का टेंशन कम नहीं करूंगा तो मेरे एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। ओके, एक बार ना हम लोग क्या करते हैं, वर्क स्टडी की चारों टेक्निक्स एक बार डिटेल में वापस मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवाता हूँ। ओके, तो हम लोग पढ़ रहे थे
टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, काम को अच्छा होने के लिए FW टेलर ने कुछ टेक्निक्स दिए। उसमें पहला था वर्क स्टडी। वर्क स्टडी मतलब क्या होता है, जो काम हम लोग हमारे एम्प्लॉय को असाइन कर रहे हैं उस काम के बारे में डिटेल स्टडी करना बहुत जरूरी है। बिना स्टडी अगर हम लोग काम असाइन करेंगे तो हमें जो रिजल्ट चाहिए वो हमें नहीं मिलेगा दोस्तों। उसमें हमने 4 चीजें देखी वर्क स्टडी में। पहला स्टडी है टाइम स्टडी, कि काम को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगने वाला है उसका स्टडी करो एंड एम्प्लॉय को उस पर्टिकुलर टाइम में उस काम को करने के लिए बोलो। नेक्स्ट हमने देखा था मोशन स्टडी, जो एम्प्लॉय के मूवमेंट्स है काम करते वक्त उनको स्टडी करो, और जो अननेसेसरी मूवमेंट्स है जिससे एम्प्लॉय का एफिशिएंसी फालतू में खत्म हो रहा है तो उसको एलिमिनेट कर दो, निकाल दो उन मूवमेंट्स को, उससे क्या होगा एम्प्लॉय का एफिशिएंसी बढ़ेगा। नेक्स्ट हमने देखा था मेथड स्टडी, कोई भी काम हो उसको करने का बहुत सारा मेथड्स होता है लेकिन बेस्ट मेथड को सिलेक्ट करो ताकि हमारा काम जल्दी हो, अच्छे से हो, हमारा कॉस्ट बचे। एंड लास्ट उसमें हमने पढ़ा था फटीग स्टडी, एम्प्लॉय को ज्यादा फटीग मतलब टेंशन नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमने ऐसा प्लानिंग करना चाहिए, ऐसे काम के बीच में वर्कर्स को बोलते हैं कि नो ब्रेक्स वगैरह देना चाहिए, देन अच्छे से काम को डिजाइन करके देना चाहिए, इससे वर्कर का ना जो वर्क का प्रेशर है वो कम रहेगा, वर्कर कम थकेगा तो अच्छा काम करेगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो ये 4 पॉइंट है, ठीक है, अच्छे से समझोगे। आपको हमने PDF दिया है, एक बार उनको अच्छे से पढ़ लो दोस्तों, ओके, और ये वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा, आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा दोस्तों। अंडरस्टूड? ओके, चलो नेक्स्ट हमारा जो टेक्निक था वो है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स पॉइंट का नाम है दोस्तों। अभी मुझे बताओ दोस्तों, कोई भी काम करना हो तो उसके लिए एम्प्लॉय को इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, बराबर? इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, तो वो जो इक्विपमेंट्स है, ओके, जो कंपनी एम्प्लॉय को प्रोवाइड करेगी वो इक्विपमेंट्स अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं एम्प्लॉय को मशीन देता हूं, ओके, तो मुझे लेटेस्ट मशीन देनी होगी मेरे कंपनी के एम्प्लॉय को। फॉर एग्जांपल मैं कपड़े का अगर बिजनेसमैन हूं, मैं कपड़ा बनाता हूं, ओके, यस और नो, तो कपड़े के लिए पहले थ्रेड बनाना पड़ेगा, ओके, तो मैं मेरे एम्प्लॉय को मॉडर्न मशीनरी लाके दूं, बराबर दोस्तों? क्या मैं उसको अगर मैंने ऐसा किया मॉडर्न मशीनरी नहीं दिया, मैंने उसको बाबा आदम जमाने का खतरनाक अपना गांधी जी का चरखा दिया वो गोल घूमने वाला, और बोला इससे पहले थ्रेड बना और बाद में कपड़ा बना, सालों लग जाएंगे दोस्तों उसको वो थ्रेड बनाने के लिए। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? तो बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूं, मैं मेरे कंपनी के एम्प्लॉय को ओके यस मॉडर्न मशीनरी दूंगा, स्टैंडर्ड मशीनरी दूंगा, इक्विपमेंट जबरदस्त दूंगा जो लेटेस्ट होंगे, ना कि बाबा आदम जमाने की मशीनरीज में मेरे एम्प्लॉयज को दूंगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? ये सब नो। जैसे देखो आज भी हमारी मम्मी रोटी बनाने के लिए वो बेलन यूज करती है, राइट? ये पुराना टेक्निक हुआ, लेकिन आपको तो पता है रोटी मेकर भी आया है मार्केट में, तो मम्मी को जाके बोलेंगे मम्मी लेटेस्ट टेक्निक आया है, रोटी मेकर आया मार्केट में, ये मशीन यूज कर। मम्मी बोली नहीं, बेलन का 2 यूज होता है, उससे रोटी भी बना सकती है और तेरे को मार भी सकती है। तो ये हमारी मम्मी का टेक्निक हुआ, तो ठीक है, मम्मी इज ऑलवेज ग्रेट, ओके, बट कंपनी में हमें आगे बढ़ना है, हमें अच्छा प्रोडक्शन करना है, तो हमें स्टैंडर्ड क्वालिटी का इक्विपमेंट्स, मशीन्स मेरे कंपनी के लेबर को, एम्प्लॉइज को लाकर देना होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? नहीं तो फॉर एग्जांपल खराब मशीनरी अगर लाके दूंगा तो मुझे जो रिजल्ट चाहिए ना दोस्तों वो रिजल्ट कभी मिल नहीं पाएगा। अंडरस्टूड? उसके बाद यहां पर देखो FW टेलर ने बोला था मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड गुड क्वालिटी ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। इससे क्या होगा, इससे बोलता है जो वर्कर टू परफॉर्म द जॉब इजीली, वर्कर अच्छे से काम करे एंड एफिशिएंटली काम करे। तो ये इसमें 2 पॉइंट है, एक तो अच्छा क्वालिटी का इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करो, और दूसरा यहां पर दिया है देखो वर्किंग कंडीशंस। वर्किंग कंडीशन मतलब क्या, जहां पे मेरा एम्प्लॉय काम कर रहा है ना वो जगह पे वर्किंग कंडीशन अच्छा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग पद्मा कोचिंग क्लासेस में जब पढ़ाते रहे, बराबर, तो लाल सर ने हमारे लिए हर एक क्लास में AC लगवा कर दिए, ओके, बहुत सारे फैंस होते, बहुत सारे लाइट्स होते, जब हम टीचर्स पढ़ाते टीचर्स के लिए पोडियम्स होते, बराबर, माइक्स होते ताकि हमारी आवाज आप तक पहुंचे, ओके, टीचर्स के लिए साइड में एक AC होता है, टीचर्स के ऊपर 2-2 फैन होते हैं, लाइट्स होते हैं, प्रोजेक्टर होता है। ये सारी टेक्नोलॉजी लाल सर ने हमारे लिए अवेलेबल करके दी। क्यों?
क्योंकि टीचिंग इफेक्टिव होना चाहिए। समझ, आपका पढ़ाई में मन लगना चाहिए, आपको अच्छे क्वालिटी के बेंचेस दिए, एसी लगवा के दिया, बराबर, सबके ऊपर फैंस है, प्रॉपर लाइट्स है, इससे आपका पढ़ने का मन करेगा दोस्तों। ये ऐसा एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है, अंडरस्टूड। वैसे ही जब एम्प्लॉय कंपनी में काम करता है तो उसका जो वर्किंग कंडीशन है ना वो अच्छा होना चाहिए। ओके, वर्किंग कंडीशन अच्छा मतलब क्या होना चाहिए सर? ओके, तो जब वर्कर कंपनी में एंट्री करता है तो साफ सफाई होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन, हवा आने जाने के लिए रास्ता होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, देन बिल्डिंग का प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना बच्चे? पीने के लिए अच्छा पानी होना चाहिए, इसको बोलते हैं प्रॉपर वर्किंग कंडीशन। समझ में आ रहा है दोस्तों? ये सब नहीं तो फिर फॉर एग्जांपल कंपनी में एंट्री किया, बोलते हैं खतरनाक स्मेल आ रहा था, जगह पे चक्कर आके गिर गए उधर। ओके, एसी में खतरनाक पंखा है, वो भी बोलते हैं पंखा हवा कम आवाज ज्यादा कर रहा है। समझ रहा है कि नहीं? उसके विंग्स भी बोलते हैं आड़े टेढ़े हो चुके। अभी मुझे बताओ दोस्तों, ऐसे कंडीशन में एम्प्लॉय कैसा काम करेगा? ओके, देने सांस लेने के लिए जगह नहीं, पूरा एकदम ऐसा, एक भी विंडो नहीं, पूरा एकदम बंद, ऐसा लग रहा है अंदर गुफा है। अंदर जाने के लिए बोलते हैं ऑक्सीजन मास्क लेके जाना पड़ रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जा रहा है, पता चला अंदर जाके सिलेंडर खत्म हो गया, भाग भाग के आया डोर पे, तरीका लगा। तो बोलने की कोशिश कर रहे हो दोस्तों, वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? पत्रिका खोलिए, उधर से बारिश में से पानी टपक रहा है, ऊपर से छतरी लेके काम करना पड़ रहा है कंपनी के अंदर। मुझे बताओ दोस्तों, क्या काम करने का मन करेगा? बिल्डिंग का प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं, ऊपर से ईंट पत्थर वित्तर गिर रहा है, दीवार को ऐसा टच करने गया, दीवार लेके पलटी हो गया, हो सकता है ना ऐसे? आप पूरा एकदम, तो बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि वर्किंग कंडीशन अच्छा होना चाहिए। वर्किंग कंडीशन अगर अच्छा नहीं रहेगा, ओके दोस्तों, वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं रहेगा तो एम्प्लॉय का काम करने का मन नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जब स्टडी करते तो हमारे क्लास में लाइब्रेरी भी सर ने ओपन की है, बराबर, यस और नो? तो लाइब्रेरी में जब नीचे हम लोग ऑफिस के बाजू में वहां पर एक लाइब्रेरी बनाई है, वहां पर जाके हम लोग बैठते तो पढ़ने का मन करता है, क्योंकि लाइब्रेरी में साइलेंस होता है, एक माहौल होता है पढ़ने का। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है दोस्तों? तो बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि वर्किंग कंडीशंस अच्छा होना चाहिए, कि भाई वहां जाके मेरा ऐसा मन करे कि नहीं यार काम करने का मन करे, जबरदस्त कंपनी में। समझ में आ रहा है दोस्तों? यस और नो? तो चलो देखो फिर से एक बार मैं आपको बता दूं, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। यहां पर एफडब्ल्यू टेलर क्या बोलते हैं कि एम्प्लॉय को सबसे पहली बात तो यह है कि आप इक्विपमेंट्स स्टैंडर्ड क्वालिटी का देना। इससे क्या होगा, वर्कर जो अपना परफॉर्मेंस है वो अच्छे से देगा, एफिशिएंटली देगा। सेकेंडली, वर्किंग कंडीशंस हमें अच्छा देना है वर्कर को, वर्किंग कंडीशन अच्छा देंगे तो इससे बोलते हैं बेस्ट आउटपुट मिलेगा। दिस टेक्निक मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मेक्स द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, ताकि हम हमारे रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर सके, वेस्ट ना कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल खाना बनाने के लिए, ओके, यस और नो, अगर किचन में सब अच्छे इक्विपमेंट्स होंगे तो खाना अच्छा बनेगा। लेकिन अगर इक्विपमेंट्स नहीं रहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मम्मी ने बोला बेटा ये आलू छील के दो, हम लोग आज आलू की भुजिया खाएंगे, लेकिन आलू छीलने के लिए वो जो प्रॉपर छीलने का मशीन होता है वो नहीं है, ओके, और अपने को एक्सपीरियंस नहीं, और तुमने खतरनाक आलू को छील दिया, इतना बड़ा आलू को खतरनाक बेर बना के रख दिया, ओके, मम्मी बहुत मारेगी। क्यों? क्योंकि इक्विपमेंट यूज नहीं किया। तो प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं रहेगा, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन नहीं रहेगा तो हमारा जो रॉ मटेरियल है वो वेस्ट हो जाएगा, हमारा जो रिसोर्सेस है वो वेस्ट हो जाएगा दोस्तों। दैट्स व्हाई ये पॉइंट बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? ओके, आई होप ये पॉइंट आपने समझा। जो हमें एफडब्ल्यू टेलर ने बताई है वो है साइंटिफिक टास्क सेटिंग। टास्क सेटिंग का मतलब होता है कि अभी कुछ एम्प्लॉइज का कैपेसिटी हमें पता होता है दोस्तों, ओके, उनकी कैपेसिटी को ध्यान में रखकर हमें उसको टास्क असाइन करके देना है कि इतना काम आज आप पूरे दिन में कंप्लीट करोगे, बराबर। इससे क्या होगा दोस्तों, मैं उसकी कैपेसिटी के हिसाब से उसको काम दे रहा हूं तो मुझे पता है कि इतना काम वो 100% कर सकता है। तो इससे क्या होगा, मेरा जो वर्कफोर्स है ना ऑप्टिमम यूटिलाइज होगा। मतलब एक एम्प्लॉय अगर 100 प्रोडक्ट्स दिन में बना सकता है तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई तू 100 प्रोडक्ट बना। मतलब अगर किसी एम्प्लॉय में कैपेसिटी 100 का है और मैं उसको बोलता हूं तो सॉरी उसने 80 प्रोडक्ट्स बनाए, 100 की कैपेसिटी होने वाले वर्कर ने अगर 80 प्रोडक्ट बनाए तो 20 जो प्रोडक्ट नहीं बने मेरा लॉस हुआ ना।
क्योंकि उसकी कैपेसिटी 100 की थी, लेकिन सैलरी तो मैंने उसको पूरा 100 का दिया उस दिन तो, लेकिन बनाया कितना? 80 प्रोडक्ट्स। इसके लिए एफडब्ल्यू टेलर क्या बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स अगर चाहिए आपको, तो आपको क्या करना होगा? साइंटिफिक टास्क सेटिंग। ओके, एक बार देखो मैं पढ़ता हूं। साइंटिफिक वर्क सेटिंग इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द एम्प्लॉइज फ्रॉम डूइंग वर्क मच बिलो देयर कैपेसिटी। उसकी कैपेसिटी से कम काम नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? सो टेलर एम्फसाइज द नीड फॉर फिक्सिंग अ फेयर डे वर्क। पूरा दिन का काम उसको असाइन करके दो कि इतना काम आज होना ही चाहिए। By using this technique, employees will complete the task according to the standards given by management. Can keep proper condition। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रॉपर कंट्रोल कर सकते हैं किसका? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे जो रिसोर्सेज है वो वेस्ट नहीं होगा। कौन सा रिसोर्सेज? वर्कफोर्स वाला। हमारा हर एक एम्प्लॉय हमें जितना चाहिए उतना काम कंप्लीट करके देगा। इससे हमारा फायदा होगा दोस्तों। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? जितने पैसे हम दे रहे हैं ना एम्प्लॉय को, उतना काम भी हम उससे करवा के ले रहे हैं। ओके, ये हमारा पॉइंट हमें बोलता है, ये टेक्निक हमें बोलता है। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? आई होप ये टेक्निक आपको समझ में आया होगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला टेक्निक। ये टेक्निक भी काफी सिंपल है। टेक्निक का नाम है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। दोस्तों, आपने बैलेंस शीट पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में, एसेट्स, लायबिलिटीज। ओके, बहुत सारे एसेट्स होते हैं कंपनी के, बट एक कंपनी का रियल एसेट होता है वो उस कंपनी का एम्प्लॉई। एम्प्लॉई कंपनी का रियल और सच्चा एसेट होता है। क्यों? क्योंकि अच्छे एम्प्लॉई मिलना ये बहुत जरूरी होता है कंपनी के ग्रोथ के लिए। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो मुझे बताओ, अगर आप एम्प्लॉय को सिलेक्ट करोगे तो कैसे सिलेक्ट करोगे? देखकर, शक्ल देखकर, अरे बहुत जबरदस्त बाल खड़ा करके आया, जबरदस्त, खतरनाक गजनी कट किया है, एकदम जबरदस्त। ओके, और बोलता है साइड कट किया है, एकदम जबरदस्त, अरे एकदम जबरदस्त पाउडर लगा है, एकदम जबरदस्त। ओके, 6 पैक्स ऐप है, हाँ इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। ओके, ऐसे एम्प्लॉय को सिलेक्ट नहीं किया जाता दोस्तों। कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है। समझ में आ रहा है ना? फॉर एग्जाम्पल, मैंने इंटरव्यू लिया, कुछ लोग आए थे, मैंने देखा, वो देख के मैंने सिलेक्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट। एकदम खतरनाक मोटा आदमी था, फुल मैंने उसको बोला, अरे ये जबरदस्त है, ये फुल गोनी उठा उठा के फेंकेगा कंपनी में, 10 आदमी का काम अकेला करेगा। और जब मैंने उसको असाइन किया, ओके, काम पे लिया उसको, ओके, उसके बाद दूसरे दिन जब मैंने उसको बोला काम करो, तो काम तो दूर, पूरा दिन भर एक ही बात कर रहा है, भूख लागली खायला गया, भूख लागली खायला गया, खाने को दो। ओके, मतलब काम कुछ कर रहा नहीं है, सिर्फ खा रहा है पूरा दिन भर। मुझे बताओ, ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट मैंने उसको सिलेक्ट किया, ओके, क्या मेरे लिए फायदेमंद रहा? इसके लिए एफडब्ल्यू टेलर बोलता है कि एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है ना, तो उसका सिलेक्शन साइंटिफिक होना चाहिए, उसका टेस्ट लेना चाहिए, उसका इंटरव्यूज लेना चाहिए। हमने अगर टेस्ट लेते हैं ना एम्प्लॉय का, इंटरव्यूज लेते हैं ना, उससे हमें पता चलता है कि एम्प्लॉय कैसा है। किसी को देख के कभी सिलेक्ट नहीं करना होता है दोस्तों। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? जैसे फॉर एग्जाम्पल, समझो मुझे शादी करनी है, ओके, फॉर एग्जाम्पल मुझे शादी करनी है, तो शादी करने के लिए हमको पहले लड़की देखना पड़ेगा, बराबर? ओके, तो मैंने लड़की का सिर्फ फोटो देखा, फोटो में लड़की एकदम खतरनाक हीरोइन दिख रही थी, बराबर? ये सर नो। और मैं जब रियल में लड़की को देखने गया, ओके, तो लड़की आई एकदम खतरनाक, क्या मैं तो कभी गया नहीं हूं, लेकिन फिर भी मतलब फॉर एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं कि चाय वगैरह लेके आती है, खतरनाक पोहा लेके आती है, तो लड़की को जैसे ही देखा आप एकदम हिल गए, बोलता अल्लाह जबरदस्त, मैं इसी से शादी करूंगा। तो पापा बोलते बेटा कुछ बात तो करनी, नहीं नहीं मुझे कोई बात ही नहीं करनी, अरे बेटा कुछ पूछ, नहीं मुझे कोई पूछना ही नहीं, मेरे को इसी से शादी करनी। ओके, सब हो गया, बात भी कुछ कर रहा नहीं है, डायरेक्ट शादी का डेट फिक्स, शादी हो गया। उसके बाद शादी होने के बाद भाई साहब लड़की को पूछते आपका नाम क्या है, तो लड़की बोलती है अब्बा डब्बा जब्बा। बोलते अच्छा आपने कहां तक पढ़ाई की? लड़की बोलती है अब्बा डब्बा जब्बा। बोलते अरे तो लफड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि उसने लड़की को पूछा ही नहीं, लड़की से बात ही नहीं किया, ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट बोलते हैं लड़की बहुत अच्छी दिख रही है, तो बाकी सब चीजें भी अच्छी होंगी, और उसको सिलेक्ट कर लिया शादी करने के लिए। और शादी करने के बाद क्या मिला? अब्बा डब्बा जब्बा। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? तो बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि जजमेंट में कभी किसी को सिलेक्ट नहीं करो,
टेस्ट लो, इंटरव्यू लो, ऐसे FW टेलर बोलते हैं। ये तो था हमारे पर्सनल लाइफ का एग्जांपल, बट प्रोफेशनल लाइफ में अगर देखा जाए तो जब भी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करो उसका टेस्ट लो, उसका इंटरव्यू लो। अगर ऐसे करेंगे ना हम बच्चे, टेस्ट लेंगे, इंटरव्यू लेंगे, तो हमें पता चलेगा वर्कर का कैपेसिटी क्या है। ओके, और उसको कहां कोई चीजें अगर उसमें कमी है तो हम उसको ट्रेनिंग देंगे अकॉर्डिंग टू उसका इंटरव्यू, अकॉर्डिंग टू उसका IQ, EQ हम लोग टेस्ट करेंगे। उसके बाद जो चीजें उसमें कमी है उसका हम लोग उसको ट्रेनिंग देंगे। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? ओके, तो देखो इस पॉइंट में यही बताया गया है, डिटेल में समझो दोस्तों। अकॉर्डिंग टू टेलर, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज इज एन इंपॉर्टेंट टास्क, बहुत इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना। ओके, द सिलेक्शन प्रोसीजर शुड बी परफेक्ट एंड सिस्टमैटिक, परफेक्ट एंड सिस्टमैटिक प्रोसीजर होना चाहिए। द प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन शुड बी साइंटिफिक, ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट किसी को सिलेक्ट नहीं करना है। देखो जजमेंट पे सिलेक्ट नहीं करना है। फिजिकल, मेंटल, टेक्निकल और अदर क्वालिटीज उसका हमें देखना होगा कि सारी क्वालिटीज उसके अंदर है कि नहीं, उसके बाद ही हम उसको सिलेक्ट करेंगे। द एम्प्लॉय शुड बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट एंड इंटरव्यू, स्टार्टिंग में मैंने बात की। ओके, द एम्प्लॉय शुड बी ट्रेन्ड, उसको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग, अगर ट्रेनिंग मिलेगा ना तो एम्प्लॉय कैपेबल बनेगा तो सर्वाइवल इन द जॉब, वो जॉब में खड़ा रह पाएगा, वो अच्छे से अपने काम को बखूबी निभा पाएगा। समझ आ रहा है दोस्तों? तो ये थी हमारी फोर्थ टेक्निक, दैट इज साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। आई होप आपको समझा होगा, पीडीएफ आपके सामने है, अच्छे से पढ़ो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट टेक्निक है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ओके, इन दिस कंसेप्ट टेलर क्या बोलते हैं कि प्लानिंग इज सेपरेटेड फ्रॉम इंप्लीमेंटेशन। ओके, यस, मतलब प्लानिंग अलग होता है और इंप्लीमेंटेशन अलग होता है। तो यहां पर उन्होंने दो हिस्से किए। प्लानिंग में 4 सुपरवाइजर रहेंगे और जो इंप्लीमेंटेशन रहेगा उसमें 4 सुपरवाइजर रहेंगे, फोरमैन्स रहेंगे जो एम्प्लॉयज को गाइडेंस करेंगे, बराबर, एम्प्लॉय को गाइडेंस करेंगे। उसमें उन्होंने बताया कि दैट मींस प्लानिंग इज डन बाय डिफरेंट पीपल एंड एक्चुअल वर्क इज सुपरवाइज्ड बाय डिफरेंट पीपल। प्लानिंग अलग 4 लोग करेंगे और जो सुपरविजन करना है वो अलग 4 लोग करेंगे। तो वही हम लोग देखेंगे दैट एवरी वर्कर विल बी सुपरवाइज्ड बाय 2 डिफरेंट सेट ऑफ सुपरवाइजर्स। और यहां पर उन्होंने टोटल 8 फोरमैन्स बोले, टोटल 8 फोरमैन्स बोले जो एम्प्लॉयज को सुपरवाइज करेंगे। तो उसकी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए, वो 2 कैटेगरीज हम लोग देखेंगे। ओके, देखो यहां पर वो 2 कैटेगरीज दिए। पहला है जो पहले 4 जो सुपरवाइजर्स हैं, ओके, वो प्लानिंग स्टेज के लिए। ओके, उसमें देखो पहला डिसिप्लिनरी, उसका काम क्या है, वो क्या करेगा, टू एनफोर्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मेंटेन डिसिप्लिन। रूल्स बनाएगा, रेगुलेशंस बनाए ताकि डिसिप्लिन होना चाहिए। दूसरा क्या काम करेगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड बनाएगा ताकि वर्कर को अगर कोई काम नहीं समझ में आ रहा है तो उसके पास एक इंस्ट्रक्शन कार्ड होगा, उस पर देखकर भी वो काम अपना कर सकता है अगर उसको कुछ प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट, थर्ड सुपरवाइजर क्या करेगा, रूट क्लर्क बोलते हैं उसको, टू ले डाउन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, किस तरीके से ऑपरेशंस होना चाहिए, पहला क्या, दूसरा क्या, तीसरा क्या, चौथा क्या, सीक्वेंस डिसाइड करेगा। एंड फोर्थ, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये डिसाइड करेगा कि वो काम को करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए और उसका कॉस्ट कितना होगा, उसके बारे में वो बात करेंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों? अंडरस्टूड? उसके बाद जो सेकेंड कैटेगरी हमने डिसाइड किए उसमें भी 4 सुपरवाइजर लगेंगे, दैट इज इंप्लीमेंटेशन लेवल। पहले वाले में कौन सा लेवल था दोस्तों, प्लानिंग लेवल। देखो एक बार, हाँ, पहले वाले में कौन सा लेवल था, प्लानिंग लेवल। उसमें कितने सुपरवाइजर होने चाहिए, 4। पहला कौन सा, डिसिप्लिनरियन, जो डिसिप्लिन के बारे में बात करेगा। दूसरा, इंस्ट्रक्शन कार्ड देगा एम्प्लॉयज को। थर्ड, जो एम्प्लॉयज का सीक्वेंस डिसाइड करेगा काम करने का। एंड फोर्थ, टाइम एंड कॉस्ट के बारे में बात करेगा। समझ में आ रहा है? ठीक से समझो। ओके, उसके बाद सेकेंड जो कैटेगरी था वो था इंप्लीमेंटेशन लेवल। इसमें भी 4 सुपरवाइजर रहेंगे। पहला रहेगा रिपेयर बॉस, वो क्या काम करेगा, एंश्योर प्रॉपर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ टूल्स एंड मशीन। मशीन्स में अगर कुछ भी खराबी होती है, खराब होता है मशीन, तो उसको मेंटेन करने का काम करेगा। नेक्स्ट, इंस्पेक्टर, ये क्या काम करेगा दोस्तों, तो वर्कर्स परफॉर्म द वर्क एज पर द स्टैंडर्ड्स। वर्कर अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, जैसे हमने बोला है वो चेक करने का काम करेगा। देन गैंग बॉस, गैंग बॉस क्या काम करेगा, टू अरेंज और असेंबल द नेसेसरी मशीन्स एंड टूल्स एंड गेट द वर्क डन। जो भी
मशीन हमें लगता है उसको असेंबल करेगा, अरेंज करेगा, जिसकी भी हमें रिक्वायरमेंट है, एंड काम करवा कर लेगा। एंड जो लास्ट होगा वो क्या करेगा, स्पीड बॉस, क्योंकि स्पीड भी तो जरूरी है। काम में अगर स्पीड कम हो गया दोस्तों तो काम कैसे कंप्लीट होगा, इसके लिए वो स्पीड को मेंटेन करने के लिए ओके यस ये बॉस रहेगा, ये सुपरवाइजर रहेगा, टू एंश्योर प्रॉपर स्पीड ऑफ वर्क सो दैट द वर्क इज डन ऑन टाइम, ताकि हमारा काम बराबर हो, टाइम से पहले हमारा काम कंप्लीट हो या टाइम में हमारा काम कंप्लीट हो। देखो दोस्तों एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूं, वेरी सिंपल ओके। टेलर क्या बोलते हैं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें बोलता है कि प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन, ये दोनों अलग चीजें। इसके लिए प्लानिंग में उन्होंने 4 सुपरवाइजर दिए और इंप्लीमेंटेशन में भी उन्होंने 4 सुपरवाइजर दिए ओके। पहले देखते हैं हम लोग प्लानिंग स्टेज में 4 सुपरवाइजर दिए, उनके काम, पहला डिसिप्लिनरी होता है, वो क्या काम करता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। दूसरा क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ये इंस्ट्रक्शन बना के देगा वर्कर को, उस हिसाब से हमें काम करना है। थर्ड रूट क्लर्क, ये सीक्वेंस डिसाइड करेगा काम का। एंड फोर्थ जो सुपरवाइजर रहेगा वो टाइम और कॉस्ट के बारे में बात करेगा। नेक्स्ट इंप्लीमेंटेशन, जब हम लोग प्लानिंग खत्म, अभी इंप्लीमेंटेशन करना है, तो इंप्लीमेंटेशन करते वक्त अगेन 4 सुपरवाइजर। पहला रिपेयर बॉस, ये क्या करेगा, जो भी टूल्स मशीन्स खराब होगा उसको रिपेयर करवा के देने का काम करेगा। इंस्पेक्टर, ये हमारा काम इंस्पेक्ट करेगा बराबर हो रहा है स्टैंडर्ड्स के हिसाब से या नहीं। थर्ड जो है वो गैंग बॉस, वो क्या करेगा, अरेंज करवा के देगा, असेंबल करवा के देगा मशीन्स एंड टूल्स जो भी हमें काम करने के लिए रिक्वायरमेंट है। एंड फोर्थ स्पीड बॉस, ये हमारे स्पीड को मेंटेन करेगा, बिकॉज अगर काम में स्पीड नहीं होगा तो हमारा काम अच्छे से नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो ये टेक्निक हम देखेंगे। अभी हमारा अगला टेक्निक, दैट इज लास्ट टेक्निक, डिफरेंट पीस रेट वेज प्लान। नाम थोड़ा खतरनाक है दोस्तों, बट मीनिंग काफी सिंपल। डिफरेंट पीस रेट वेज प्लान, वेज मतलब वेजेस ओके, डिफरेंट मतलब अलग अलग ओके, यस, प्लान मतलब प्लान, इसका वेजेस का अलग अलग प्लान होना चाहिए वर्कर्स के काम करने के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल टेलर यहां पर क्या बोलते हैं ना कि कंपनी में 2 टाइप के एम्प्लॉइज होते हैं। पहले एम्प्लॉय जो हमारे स्टैंडर्ड्स को पूरा कर दे, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि दिन में 100 प्रोडक्ट बनाने हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड है। 100 पीस आप दिन में बनाओगे ओके, अगर 100 पीस आप बनाओगे तो मैं आपको 1000 रुपीज दूंगा एक दिन का। लेकिन अगर जो वर्कर 100 पीस नहीं बना पाया, मतलब वो बिलो द स्टैंडर्ड हो गया, तो उसको मैं अलग सैलरी दूंगा। जो मैंने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मेरा टारगेट कंप्लीट कर रहा है उसको मैं अलग सैलरी दूंगा, और जो टारगेट कंप्लीट नहीं कर पा रहा है उसको मैं अलग सैलरी दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल जिसने 100 प्रोडक्ट बनाए उसको मैं 1000 रुपीज पर डे दूंगा, और जिसने 50 प्रोडक्ट बनाए उसको मैं 500 रुपीज पर डे दूंगा। ऐसा मैंने सैलरी में, मैंने वेजेस में डिफरेंशिएट किया, मैंने दोनों को अलग अलग सैलरी दिया। क्यों ऐसा किया मैंने दोस्तों? क्योंकि इसके वजह से जो अच्छा काम कर रहा है उसको मैंने 1000 रुपए दिया, जो अच्छा काम नहीं कर रहा है उसको मैंने 500 रुपीज दिया। इससे क्या फायदा हुआ? जो अच्छा काम कर रहा है उसको मोटिवेशन मिलेगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, इसके लिए मुझे 1000 रुपीज पर डे मिलेगा। और जो दूसरा है जिसको मैंने 500 दिया क्योंकि अच्छा काम नहीं किया, उसको लगेगा ना कि सर मैंने अच्छा काम किया होता तो मुझे भी 1000 मिले होते, ये तो मेरा ही दोस्त था, हम दोनों साथ में काम पे लगे थे इस कंपनी में, आज वो 1000 कमा रहा है और मैं 500। क्यों? क्योंकि मैं अच्छा काम नहीं कर रहा, देखना मैं और अच्छा काम करूं। तो उसी तरीके से दोस्तों देखो यहां पर अकॉर्डिंग टू टेलर देयर शुड डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर ओके, यस, 2 पार्ट में डिवाइड करो, एक एफिशिएंट वर्कर और एक इनएफिशिएंट। जो एफिशिएंट है उसको अच्छा सैलरी दो, जो इनएफिशिएंट है उसको अच्छा सैलरी मत दो। द एफिशिएंट वर्कर शुड बी पेड मोर whereas inefficient worker should be less remuneration। समझ में आया? सिंपल कंसेप्ट है। टेलर बोलता है 2 पार्ट में डिवाइड करो एम्प्लॉइज को, पहला एफिशिएंट एम्प्लॉइज, दूसरा इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज। जो एफिशिएंट वर्कर है उसको पेड मोर अच्छा वेजेस देना, और जो इनएफिशिएंट है उसको बोलता है लेस रेम्युनरेशन देना। इससे क्या होगा? जो अच्छा काम कर रहा है उसको मोटिवेशन मिलेगा, और जो अच्छा काम नहीं कर रहा है वो भी मोटिवेट होगा, बोलेगा वो मेरा दोस्त है, वो अगर 1000 कमा रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो मैं भी अच्छा काम करके मैं भी 1000 कमाऊंगा। कौन सी बात है दोस्तों, हमारे पद्मा कोचिंग क्लासेस में आपको पता है हम वीकली टेस्ट लेते हैं, और वीकली टेस्ट में जो टॉप करते हैं उनको लाल सर प्राइजेस देते हैं बराबर। मतलब जो टॉप कर रहे हैं, जो अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं उनको प्राइजेस मिल रही है, जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं उनको प्राइजेस नहीं मिलती है। तो इससे क्या होता है? इससे हमें 2 फायदा होता है।
जिसको प्राइज मिल रही है उसको मोटिवेशन मिल ही रहा है कि अरे मैं पढ़ाई कर रहा हूं, अच्छा पढ़ाई कर रहा हूं तो मुझे प्राइज मिल रही है, मैं और प्राइज लेकर जाऊंगा। और जिसको प्राइज मिल रहा है उसके बाजू वाले को थोड़ा तो लगता होगा आप इसको प्राइज मिल रहा है, रुक मैं भी अच्छा पढ़ाई करूं और मैं भी खतरनाक प्राइज सर से लूंगा। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? इसका मतलब क्या दोस्तों, हमने दो कैटेगरी में स्टूडेंट्स को डिवाइड किया। जो अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं उनको हम लोग प्राइज दे रहे हैं, जो अच्छा पढ़ाई नहीं कर रहे उसको हम लोग प्राइज नहीं दे रहे। क्यों? ताकि उसको भी मोटिवेट, उसको भी लगे कि यार नहीं यार मेरा दोस्त अगर पढ़ाई कर रहा है उसको प्राइज मिल रहा है, मुझे भी प्राइज मिलना चाहिए, मैं भी पढ़ाई करूंगा। सिमिलरली इन दैट वे यहां पर भी एफडब्ल्यू टेलर वही बोलते हैं कि बोलते हैं दो पार्ट में डिवाइड करो, डिस्क्रिमिनेशन करो। कैसे? एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स। अच्छा काम करेगा अच्छा सैलरी, ओके। जो इनएफिशिएंट है उसको लेस रेम्यूनरेशन। समझ में आ रहा है दोस्तों? अंडरस्टूड? ओके। तो टेलर ने वही बताया यहां पर, थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। अंडर डिफरेंट पीस रेट सिस्टम, 2 पीस रेट लेट डाउन, 2 पीस में डिवाइड किया गया वर्कर्स की कैटेगरी को। पहला तो लो वेज रेट, मतलब पगार कम दो फॉर दोज वर्कर्स हु फेल टू अचीव द स्टैंडर्ड आउटपुट। मतलब हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट है, जैसे मैंने बोला 100 प्रोडक्ट्स मुझे बनाकर चाहिए दिन में, तो जो 100 प्रोडक्ट्स नहीं बना पा रहे, उससे कम बना पा रहे, तो उनको बोलते हैं जो वेजेस है वो कैसा होगा, लो होगा। और जो हायर वेज रेट, मैंने 100 बोला है लेकिन बना रहा है 120 है, ऐसे एम्प्लॉय को मैं हायर वेजेस दूंगा। इससे क्या होगा दोस्तों? इससे मुझे अच्छा आउटपुट मिलेगा। मेरा जो टारगेट है कि इतना प्रोडक्शन करना है वो कंप्लीट होगा, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा दोस्तों। समझ में रहा? प्रॉफिट बढ़ेगा तो हमारी कंपनी का एक्सपेंशन होगा, तो हमारी कंपनी का ग्रोथ होगा। अंडरस्टूड? तो यही हमारे सारे टेक्निक्स थे, ओके, जो हमें एफडब्ल्यू टेलर ने बोले थे। एक बार लास्ट मैं आपको सारे टेक्निक्स फिर से बता देता हूं शॉर्टकट में, ताकि आपको याद करने के लिए आसानी हो। हमारे क्वेश्चन का नाम था टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ओके। कल के क्वेश्चन में हमने पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अगर आप चाहते हो कि वो प्रिंसिपल को अच्छे से इंप्लीमेंट कर सको, आप एम्प्लॉय से अच्छा काम करवा के ले सको, तो एफडब्ल्यू टेलर ने आपको कुछ टेक्निक्स दी हैं। उन टेक्निक में सबसे पहला था वर्क स्टडी, काम का स्टडी करो। वर्क जो भी आप असाइन करने वाले एम्प्लॉय को उसके बारे में डिटेल स्टडी करो, सिस्टमैटिक एनालिसिस करो। उसके बाद उसमें 4 चीजें हैं। पहला है टाइम स्टडी, वर्कर को जो भी काम आप दोगे, ओके, ये पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट होना चाहिए, ओके, उसका आपने स्टडी करना चाहिए। उसके बाद में मोशन स्टडी, जो बॉडी मूवमेंट्स है एम्प्लॉय के उनके बारे में स्टडी करो। जो अनवांटेड मूवमेंट्स है उसको कम करो ताकि वर्कर का एफिशिएंसी बढ़े। उसके बाद मेथड स्टडी, काम करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उसमें से एक बेस्ट मेथड सिलेक्ट करना जिससे हमारा टाइम बचे, कॉस्ट बचे। नेक्स्ट फटीग स्टडी, काम करते वक्त एम्प्लॉय ज्यादा थके नहीं, उसके बारे में हमें ख्याल रखना है। इसके लिए हमें ऐसा वर्क डिजाइन करना है कि एम्प्लॉय थके कम और काम ज्यादा करे। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट था स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। जो भी एम्प्लॉय हमारी कंपनी में काम करेगा उसको हम स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स देंगे और अच्छा वर्किंग कंडीशन देंगे। इसमें 2 पॉइंट है, तो वो याद रखनी है आपको दोस्तों। थर्ड है साइंटिफिक टास्क सेटिंग। मैं पहले से उसको बता के दूंगा कि एक दिन में आपने इतना काम करना चाहिए, ताकि यहाँ पर ये पॉइंट आपको याद रखना है कि वर्कर जो है ना वो अपने कैपेसिटी से कम काम ना करे। इससे क्या फायदा होगा हमें? तो हम लोग हमारे वर्कफोर्स को यूटिलाइज करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा पॉइंट था साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। वर्कर को सिलेक्ट करते वक्त सिंगल पर्सन के जजमेंट पे सिलेक्ट मत करना, ओके, उसका टेस्ट लो, उसका इंटरव्यू लो और जरूरत पड़े तो उसको ट्रेनिंग दो। इससे क्या होगा? हमें दी बेस्ट एम्प्लॉइज मिलेंगे और हमारा कंपनी में अच्छा काम होगा। उसके बाद हमने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था। इसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया था, एफडब्ल्यू टेलर ने बोला था कि प्लानिंग अलग होता है, इंप्लीमेंटेशन अलग होता है। तो टोटल 8 सुपरवाइजर्स होने चाहिए, प्लानिंग में 4 और इंप्लीमेंटेशन में 4, ओके। तो वो 4 के बारे में 8, जो 4 और 4 8 सुपरवाइजर्स के बारे में हमने देखा था। पहला प्लानिंग स्टेज में, ओके, पहला डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन के बारे में बात करता है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, जो इंस्ट्रक्शंस कार्ड बना के देगा वर्कर्स को काम समझाने के लिए। रूट क्लर्क, ये क्या काम करता है? वर्क का सीक्वेंस डिसाइड करेगा। देन टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये टाइम और कॉस्ट के बारे में डिसीजन लेगा, उसके बारे में बात करेगा। नेक्स्ट जो सुपरवाइजर्स है वो इंप्लीमेंटेशन के लिए एम्प्लॉय को हेल्प करेंगे। उसमें पहला है रिपेयर बॉस, ये बोलता है जो भी प्रॉपर मेंटेनेंस और रिपेयर्स करवा के देगा मशीन्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसका। देन इंस्पेक्टर हमारा काम को इंस्पेक्ट करेगा कि हम स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
नेक्स्ट गैंग बॉस, ये क्या काम करेगा बोलते हैं असेंबल करके देगा हमें जो जो मशीन चाहिए काम करने के लिए। एंड जो लास्ट सुपरवाइजर 8 स्पीड बॉस, ये हमारी स्पीड को बूस्ट करेगा, क्योंकि अगर काम में स्पीड नहीं होगा दोस्तों तो हम हमारा जो टारगेट है उसको अचीव नहीं कर सकते। उसके बाद हमारा जो लास्ट टेक्निक था, ओके, FW टेलर ने बोला होगा, वो था डिफरेंट पीस रेट वेज प्लान। इसमें हम लोग वर्कर्स को डिस्क्रिमिनेट करेंगे दो पार्ट में, एक एफिशिएंट और दूसरा इनएफिशिएंट। जो एफिशिएंट है उसको अच्छा सैलरी देंगे, जो इनएफिशिएंट है उसको थोड़ा कम सैलरी देंगे, लेस रेम्युनरेशन देंगे। समझ में आ रहा है? ओके, यहाँ पर भी देखो उन्होंने वेज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। लो वेज रेट जो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम नहीं कर रहे, स्टैंडर्ड से कम काम कर रहे, ओके, जो स्टैंडर्ड है उसको अचीव नहीं कर पा रहे, और हायर वेज रेट जो हमारे स्टैंडर्ड्स को अचीव कर पा रहे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, 100 प्रोडक्ट बनाने हैं, जिसने 80 बनाया लो वेज रेट, 100 बनाया या 100 से ज्यादा बनाया हाई वेज रेट। समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर ये सारे टेक्निक्स हमने फॉलो करेंगे दोस्तों तो डेफिनेटली हम हमारे कंपनी के एम्प्लॉइज से अच्छा काम करवा के ले सकते हैं और हमारा जो टारगेट्स है उसको अचीव कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। पीडीएफ आपके सामने है, अच्छे से रीड करो, एक एक लाइन अच्छे से पढ़ो, आपके सारे डाउट्स इसी तरह पद्मा कोचिंग क्लासेस वीडियो लेक्चर द्वारा सॉल्व करने की कोशिश करता रहेगा। लेकिन आप घर पे ही रहना, सेफ रहना, आपके पढ़ाई का टेंशन मत लेना। पद्मा कोचिंग क्लासेस आपके लिए इसी तरीके से वीडियो लेक्चर्स लाते रहेंगे। आप घर में ही रहना और अच्छे से घर में बैठकर पढ़ाई करते रहना। थैंक यू सो मच।